P2, P3 एंड P4। तो ये भी कितने सेकंड के लिए होगी, फिर से 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो P2 था इसका 2 सेकंड का ही टाइम था, तो 2 सेकंड में पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम इसका कोई रोल नहीं रहेगा, P1, P3 एंड P4 रहेगा। और P4 का अगर आप टाइम देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग UPSC का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम है उसके PYQs हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस वाले क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी देख लिए हैं, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये लास्ट में हमने स्मोकिंग टेस्टिंग का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया था, और इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट था। जिन्होंने ये प्रीवियस क्वेश्चन मेरे नहीं देखे हो, अप्रॉक्सीमेटली लास्ट वाले वीडियो में हमने 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अभी जो टारगेट है वो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन करने का है। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट भी इसकी बनी हुई है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं, अब इसमें हम लोग को ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो अल्फ़ा टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम कोड डिज़ाइन होता है या हम यूँ कहें कि जब डेवलपर्स कोड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो टेस्टिंग होती है वो अल्फ़ा पे टेस्टिंग होती है। और बीटा टेस्टिंग क्या होती है, जब क्लाइंट साइड पे जो टेस्टिंग होती है, यानी कि एक प्रोडक्ट बन चुका है मेरा, उसके बाद जो टेस्टिंग होती है वो बीटा टेस्टिंग होती है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कौन सी होगी, ये तो ए होगी, यानी कि अल्फ़ा टेस्टिंग होगी। टेस्ट ऑन द लाइव एप्लीकेशन ये बी होगी, क्योंकि जो बीटा टेस्टिंग होती है वो एप्लीकेशन बनने के बाद होती है। डेवलपर किस में इन्वॉल्व होते हैं, अल्फ़ा टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। क्लाइंट किस में इन्वॉल्व होता है, टेस्ट एट यूज़र साइड, ये बी हो जाएगा, ठीक है। और हैज़ ए वेरिएंट कॉल्ड कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बिल्कुल कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग में होती है। और डेवलपर जनरली नॉट इन्वॉल्व, डेवलपर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ए के साथ कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 3 आ जाएगा, और बी के साथ कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। अगर आप ऐसे देख के चलेंगे, ऑप्शन देख के भी आप कर पाएंगे इजीली। तो एक के साथ 1 एंड 3 और बी के साथ 2, 4, 5 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स इन द ग्राफ। ये ग्राफ हम लोग को ऐसे दिया हुआ है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 13 नोड्स दिए हुए हैं, और अब हमसे ऑप्शन पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स होने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों प्रेडिकेट नोड्स क्या होता है, प्रेडिकेट नोड्स होता है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल आउटपुट्स निकल रहे हैं, या यूँ कहें कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस निकल रही है। मल्टीपल कंडीशन जैसे नोड, अगर हम इस नोड की बात करें तो इससे एक ही कंडीशन निकल रही है जो 2 पे जा रही है, तो ये प्रेडिकेट नोड्स नहीं कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो 2 है, इससे 2 कंडीशंस निकल रही है, एक 3 पे आ रही है, एक 10 पे आ रही है, तो ये एक प्रेडिकेट नोड हो जाएगा मेरा 1, जिसमें मैंने नाम दे दिया है। ऐसे 10 से क्या निकल के आ रही है, 12 और 11 दो निकल के आ रही है, तो ये भी मेरा एक प्रेडिकेट नोड हो जाएगा। टोटल 2 प्रेडिकेट नोड हो गए। अब 3 से क्या निकल रहा है, 3 से एक 10 की तरफ जा रहा है, एक 4 की तरफ जा रहा है, तो 3 भी मेरा क्या है, प्रेडिकेट नोड हो गया। 4 से मेरा सिग्नल जा रहा है, 5 से भी मेरे 2 नोड जा रहे हैं, एक 6 की तरफ जा रहा है, एक 8 की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक नोड हो गया, ये 4th वाला। और 6 से भी 2 नोड निकल रहे हैं, एक 8 पे जा रहा है, एक 7 पे जा रहा है, तो ये मेरा 5वां नोड हो गया दोस्तों। अब मैं 7 से देखूंगा तो एक ही नोड जा रहा है, 8 से देखूंगा तो एक ही जा रहा है, इसलिए मेरा नोड नहीं होगा। 12 से भी एक ही जा रहा है, 13 से भी एक जा रहा है, 11 से भी एक ही जा रहा है, और 13 से कोई नहीं जा रहा, तो ये भी मेरे नोड नहीं होंगे। 9 पे जाऊँ तो 9 से एक ही नोड जा रहा है जो 2 पे जा रहा है, तो जिसमें 2 नोड जा रहे हैं, 2 से ज़्यादा जा रहे हैं, वो मेरा प्रेडिकेट नोड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 नोड निकल के आ रहे हैं, तो 5 मेरे प्रेडिकेट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे मिस हो गए, ऑप्शन में लाइक कि 4, 3, 5 और 6 ऐसे ऑप्शन थे, तो इसमें से जो 5 है वो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो जल्दी मैं आपको दिखा सकता हूँ सेम क्वेश्चन अल्फा टेस्टिंग का था। जी हाँ बिल्कुल, 6, 2 और 3 और 5 ये सारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5 जो इसका करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो कि UPSC की साइड पे था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग कोड, ये कोड को हम लोग को देखना है। व्हाट इज़ द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उसमें +1 ऐड हो जाता है, या फिर हम एक अगर दूसरा फार्मूला होता है एजिस, यानी एजिस माइनस नोड +2 × P, ये जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का फार्मूला भी होता है। यहाँ अगर हम लोग को एजेस दी हुई है, नोट्स दिए हुए हैं और P की वैल्यू दी हुई है, जनरली ये 1 ही होती है प्रेडिकेट की वैल्यू, और अगर कुछ और वैल्यू दी हुई है तो उसके फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई है तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ लूप्स या कंडीशन है उसमें +1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप एक हो गया, एक इफ कंडीशन होगी, एल्स दोस्तों इसी का ही पार्ट है इसलिए इसको पूरे को एक कंडीशन मानेंगे, और एक वाइल लूप हो गया इसके पूरे को एक कंडीशन मानेंगे। टोटल 1 + 1 2 कंडीशन हो गई,
जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो जितने लूप्स होते हैं उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू जो जाएगी वो 3 आ जाएगी। जैसे 2p था, p की वैल्यू 1 होती तो 2 ऐड हो जाता, बट यहाँ पे हमेशा जब हमारे पास नोड दिए होते हैं तो उसकी में 1 हम ऐड कर देते हैं जो हमारे लूप दिए हुए होते तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। 2 + 1 3, इसमें से आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज नेवर द ओनली शेड्यूलर। ये तो सही बात है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो केवल हमेशा ओनली शेड्यूलर नहीं होता, और भी शेड्यूलर हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेसेस फॉर सीपीयू, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है सेलेक्ट प्रोसेसेस फॉर सीपीयू को ज़रूरी नहीं है करेक्ट करता है। प्रोसेसर के अलावा और भी चीज़ें जो मेमोरी वगैरह उनको भी कंज्यूम करता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। और मिड टर्म शेड्यूलर डिक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये बात सही लग रही है दोस्तों। जो मिड टर्म शेड्यूलर्स होते हैं वो जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है उसको कम करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, नहीं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को तो हम कम से कम कोशिश करते हैं इन्वोक कर, क्योंकि इसमें रन होने में टाइम लगेगा, एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 जो है वो फिट बैठ रहे हैं, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ इन ए प्रोग्राम इज 5, व्हाट इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी? वही 5 + 1 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, तो 6 इसमें आंसर आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ लूप्स है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कॉज स्टारवेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, जब मेरे 2 प्रोसेस रन होते हैं और मैंने मान लो कि एक प्रोसेस जो है ये हाई लेवल की प्रोसेस है, इसको मेरे को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, तो मान लो इसकी जो हाई लेवल है वो मान लो इसका 10 है और इसका जो लेवल है ये 2 है, ठीक है। तो अब 10 की जो जॉब्स कंटिन्यू कराती रहेगी 4 3 7 ऐसे करके, तो जो शॉर्ट वाली जॉब है उसको टाइम नहीं मिलेगा और ये सिर्फ वेट स्टेट में रहेगा, तो इसको हम स्टारवेशन की प्रॉब्लम कहते हैं। कौन से में आता है ये प्रॉब्लम? तो ये SSTF में आता है, ठीक है, तो SSTF इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSTF फेवर्स रिक्वेस्ट टू क्लोज द करंट एट, सो फार रिक्वेस्ट में बी indefinitely delayed, ठीक है दोस्तों। अब विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम? मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम किस में होता है दोस्तों? तो सबसे कम टाइम वेटिंग टाइम होता है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है दोस्तों, ठीक है। जो जॉब सबसे कम, जो छोटी वाली जॉब है पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, शॉर्टेस्ट जॉब्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है, क्योंकि छोटी छोटी जॉब्स कंटिन्यू होती जाएगी तो उनका वेटिंग टाइम वैसे भी कम होते जाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डेडलॉक? डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, बिल्कुल होता है। होल्ड एंड वेट डेडलॉक में आती है प्रॉब्लम, और सर्कुलर वेट भी हो सकता है, बट प्रीम्पशन अलाउड नहीं होता है दोस्तों। प्रीम्पशन अलाउड दोस्तों इसमें नहीं होता है, ठीक है, तो डेडलॉक में प्रीम्पशन अलाउड नहीं होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू पूछा है तो प्रीम्पशन अलाउड नहीं होता है, प्रीम्पशन डिसअलाउड होता है। इन ए सिस्टम प्रोसेसर P1 P2 आर शेयर सेम सीमाफोर एज इनिशियलाइज्ड टू 1 इफ बोथ एग्जीक्यूट वेट साइमल्टेनियसली व्हाट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन? एटॉमिसिटी ऑफ वेट जो होगा वही सही आंसर होगा। तो डैट देख के भी आप कर सकते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है बेसिकली, आइदर ऑल और नन। अगर वो सेम सीमाफोर को यूज़ कर रहे हैं और अगर बोथ एग्जीक्यूट वेट टाइम साइमल्टेनियसली, तो एटॉमिसिटी ऑफ वेट होना चाहिए, यानी कि प्रोसेस जो है वेट के बाद भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, या तो पूरा या फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम करके आए हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल पूछा है। लूप टेस्टिंग वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आती है दोस्तों, ठीक है। और डेटा का फ्लो हम लोगों ने पहले ही कुछ देखा था, ये भी वाइट फ्लो टेस्टिंग में आएगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो भी वाइट में आएगा। एक ऑप्शन कॉस्ट इफेक्टिव ग्राफ हमने इतना देखा नहीं है, बट क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है तो ये ऑप्शन आप DBC पे लगा सकते हैं। एलिमिनेट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए दोस्तों। तो 3 आपके वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ये जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया दोस्तों। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली कोडिंग के टाइम पे नहीं होकर, ये जब हम लोग कोड को डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट साइड पे, तो उस टाइम पे इसकी टेस्टिंग की जाती है। अब है 4 जॉब्स एग्जीक्यूटेड ऑन ए सिंगल प्रोसेसर that arrive at time 0, P1, P2, P3 and P4. The individual CPU bus time requirement are 4, 2, 8 and 3. The completion time of P4 under round robin scheduling with time slice of 1 time unit. 1 time unit का time slice दे रखा है, राउंड रॉबिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो राउंड रॉबिन में बेसिकली क्या होता है, अगर टाइम स्लैट आपको दिया हुआ है तो वो हर एक प्रोसेस उतने टाइम सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी। जैसे P1, P2, P3, P4, ये पहली बार में ये चारों एग्जीक्यूट होगी, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी, टोटल 4 सेकंड हो जाएंगे। फिर अगली बार P1, P2, P3 एंड P4, तो ये भी कितने सेकंड के लिए होगी, फिर से 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है।
अब आप देखेंगे कि जो P2 था इसका 2 सेकंड का ही टाइम था, तो 2 सेकंड में पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम इसका कोई रोल नहीं रहेगा, P1, P3 एंड P4 रहेगा। और P4 का अगर आप टाइम देखें तो उसका भी 3 ही टाइम है, तो ये भी P4 भी अगली बार में जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3 सेकंड के लिए इस बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और अगली बार ये एलिमिनेट हो जाएगा। बट ये पूछ रहा है कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 कितना रहेगा, तो 4 सेकंड इसके हो गए, 4 इसके हो गए, और जो 3 सेकंड वो इसके हो गए, टोटल 11 सेकंड दोस्त इसमें लगेंगे इसको एग्जीक्यूट होने में। 11 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर वही आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने पढ़ रखा उनको पता होगी, और ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क ब्लॉक एलोकेशन मेथड्स इंसर्शन एंड डिलीशन आर ईजी। इसमें जो है इंसर्शन और डिलीशन ईजी होते हैं लिंक लिस्ट में। बेसिकली भाई नोट के एंड पे लिस्ट पे ऐड होता है, डिलीट होता है, तो आप कभी भी इसको ऐड कर सकते हो, कभी भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये जो है इसमें ज़्यादा ईजी इसमें लिंक्ड में है। लिंक्ड एलोकेशन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ पॉइंटर, ईजी इंसर्शन डिलीशन बाय रैंडम अलाउ। सही बात है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोविजन रेफर्स टू, कोविजन आपको लिंक, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो कोविजन बेसिकली क्या होता है, अगर विद इन ए मॉड्यूल हम लोग अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, विद इन ए मॉड्यूल अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो जो इस टाइप की जो चेकिंग होती है, फंक्शनलिटी जो होती है वो कोविजन होती है, ठीक है। और कपलिंग क्या होती है, डिफरेंट मॉड्यूल जो है वो उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। लाइक एक मॉड्यूल का जो कोड है उसी मॉड्यूल में होना चाहिए, दूसरे में उसका कोड नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी कपलिंग। लो कपलिंग जो है वो बेस्ट रहती है, और हाई कोविजन जो है वो बेस्ट रहता है दोस्तों। इस बात का भी आप ध्यान रखें, हाई कोविजन हमेशा बेस्ट रहता है। तो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस विद ए मॉड्यूल, बिल्कुल सही बात है, विद इन ए मॉड्यूल जो है वो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इसमें होती है कोविजन। और इसकी जो हम लोग रेफर करते हैं इसको हाई कोविजन हमेशा कहते हैं, हाई कोविजन एंड लो कपलिंग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो मैकाबे का जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है उससे हम मेंटेनेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। DRE से तो हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं, कितना अवेलेबल है, कितना मीन टाइम टू फेलियर था, कितना मीन टाइम टू रिकवर हुआ। तो हॉलिस्टिक तो कोकोमो मॉडल जब आते थे तब हम लोगों ने पढ़ा था। और FPA फंक्शन पॉइंट एनालिसिस होता है, फंक्शनली हम लोग कैसे कि जो है वो इसकी एफर्ट्स और कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए होता है। बट यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी की बात हो रही है तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय द एंड यूजर एट देयर साइट। एंड यूजर के थ्रू नहीं होती है, डेवलपर्स के थ्रू होती है और उनके लोकल मशीन पर होती है। बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय डेवलपर, नहीं, बीटा टेस्टिंग जो है वो ज़्यादातर एप्लीकेशन टीम या फिर जो हाई लेवल के लीड्स होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म होती है। अल्फा टेस्टिंग अकर्स इन द डेवलपर एनवायरनमेंट, बीटा टेस्टिंग एट यूजर साइट। ये बात बिल्कुल सही है, डेवलपर के एनवायरनमेंट पर होती है और बीटा टेस्टिंग यूजर की साइट पर होती है। बोथ अल्फा एंड बीटा आर परफॉर्म पोस्ट रिलीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट रिलीज के बाद परफॉर्म होते हैं ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सपोर्ट इटरेशन। इटरेशन किस में नहीं होता है, स्पायरल में होता है, इंक्रीमेंटल में होता है, प्रोटोटाइप में होता है, बट वाटरफॉल में इटरेशन नहीं होता है। तो वाटरफॉल मॉडल हो जाएगा इसका सही आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आर नॉट करेक्ट, नॉट बोला आगे, नॉट करेक्ट फॉर क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्रिटिकल सेक्शन इज सेगमेंट ऑफ कोड वेयर द प्रोसेस में चेंज अपडेट शेयर डेटा। क्रिटिकल नहीं, गलत बात है, प्रोसेस चेंज नहीं होती है इसमें, और प्रोसेस चेंज अगर होगी तो अपडेट और डेटा कोई चेंज कर देगा, वैसा नहीं है। वन प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन नो अदर में बी इन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में है तो मैं मल्टीपल प्रोसेसेस को रख सकता हूँ। और वन क्रिटिकल सेक्शन सेगमेंट मस्ट बी डेडिकेटेड फॉर ईच शेयर्ड वेरिएबल। ये बात सही है कि जो हर एक सेक्शन का सेगमेंट है वो डेडिकेटेड होना चाहिए ईच वेरिएबल के साथ। और प्रोसेस मे नॉट आस्क फॉर परमिशन बिफोर एंटरिंग क्रिटिकल सेक्शन। प्रोसेस जो है वो भी बात सही है कि जो है वो पूछ भी सकती है और नहीं पूछ सकती है परमिशन के लिए बिफोर एंटरिंग क्रिटिकल सेक्शन। ये 3 और 4 जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासिकल सीमाफोर ऑपरेशन ओवर एन इंटीजर सीमाफोर एस। तो दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट है। तो देखो वेट करेगा वाइल एस, मतलब एस के ऊपर क्यों वेट करेगा, अगर सीमाफोर को ही सिर्फ वाइल करना है तो कंडीशन सही नहीं हुई, कंडीशन एक तरह से गलत हो गई सीमाफोर पे। भाई वाइल में आप कोई कंडीशन तो दोगे, ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर इक्वल टू है, तो वो कंडीशन आपने दी नहीं, तो ऑप्शन 1 तो वैसे ही कलेक्ट हो गया। अब सेकंड में वेट है, कब तक वेट करना है, जब तक एस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है और एस इक्वल्स टू एस माइनस 1 और देन सिग्नल इक्वल्स टू एस प्लस 1।
ठीक है। और थर्ड वाले में अगर वैल्यू मान लो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये बोल रहा है डू नथिंग, यानी कुछ मत करो। ऐसा तो नहीं होगा, अगर मान लो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है इक्वल है तो उस केस में हम लोग वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सीमाफोर का मतलब ये होगा कि वेट अलाउ नहीं होगा उस केस में, ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेम ये भी ऑप्शन यही कह रहा था कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू भी 0 है तो भी सीमाफोर के केस में हम लोग इसमें वेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें इसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, एस की वैल्यू कम कर देंगे और देन सिग्नल में एस की वैल्यू प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सूटेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद दूसरे जो PYQs है वो हम लोग देखेंगे, कुछ और MCQs भी अभी बाकी है वो भी हम लोग देखने वाले आने वाली वीडियो में। और मैं जो है प्लानिंग कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज ही हम लोग MCQs सॉल्व करना चालू कर दें, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है काफ़ी नियर बाय आने वाला है। तो उसके लिए भी मैं आपके क्लास सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। जिन लोगों ने DDA का फॉर्म भर रखा है दोस्तों, वो कमेंट करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर भी जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्रोग्रामर की वैकेंसी आई थी लेवल 10 की, उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है, तो मैं उस पर बहुत जल्दी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। दोस्तों तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।